हेलो दोस्तों, दौड़वाणी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सेल का पार्ट 2 लेकर आए हैं। तो अभी तक आपने सेल का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो देख लीजिए, तभी पार्ट 2 अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि दौड़वाणी की नई नई वीडियो आप तक पहुँच सकें। अभी तक आपने हमारे चैनल को शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए ताकि आपके मित्र भी हमारी वीडियो को देख सकें। तो आइए दोस्तों, सेल का पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 में लाइसोसोम तक पढ़ लिए थे। लाइसोसोम के बाद में 8 नंबर पे है रिक्तिका, जिसे इंग्लिश में वैक्यूल्स कहते हैं। इसे कोशिका की जेब कहते हैं क्योंकि ये कोशिका की खाली जगह होती है। तो स्टूडेंट, कोशिका की खाली जगह होती है तो इसमें क्या होता है? कोशिका इसमें अपने संचित भोजन को रखती है। मानव कोशिका की रिक्तिका में ग्लाइकोजन के रूप में तथा पादप रिक्तिका में स्टार्च के रूप में तथा कीड़े मकोड़े की रिक्तिका में काइटिन के रूप में भोजन संचित रहता है। तो स्टूडेंट, आप लोग ये बात समझ लीजिए, जो खाली जगह होती है तो खाली जगह क्यों होती है? क्योंकि इसमें संचित भोजन रखा जाता है। मानव की रिक्तिका में ग्लाइकोजन के रूप में तथा पादप की रिक्तिका में स्टार्च के रूप में तथा कीड़े मकोड़े की रिक्तिका में काइटिन के रूप में भोजन संचित रहता है। मानव में सबसे ज्यादा भोजन कहाँ संचित रहता है? तो लीवर में संचित रहता है। पादप में सबसे ज्यादा भोजन कहाँ संचित रहता है? तो पादपों में सबसे ज्यादा जड़ों में संचित रहता है भोजन। कीड़े मकोड़ों की बाहरी लेयर में भोजन संचित रहता है काइटिन के रूप में। पादप कोशिका में रिक्तिका बड़ी होती है तथा जंतु कोशिका में रिक्तिका छोटी होती है। अगला कोशिकांक 9वां नंबर लवक होता है, जिसको इंग्लिश में प्लास्टिड कहते हैं। इसकी खोज हेकल ने की। ये सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि इसका काम रंग प्रदान करना होता है। अगर ये जंतु कोशिकाओं में भी पाया जाता तो मानवों का भी रंग अलग अलग होता। ये 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को हिंदी में हरित लवक भी कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से पत्तियों का हरा रंग होता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। जी हाँ स्टूडेंट्स, बहुत बार पूछा जाता है क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? तो मैग्नीशियम धातु पाई जाती है, जिसका कार्य अतिरिक्त ऊष्मा को अवशोषित करना होता है। तो जी हाँ स्टूडेंट्स, मैग्नीशियम जो होता है वो क्लोरोफिल में क्या करता है? ये अतिरिक्त ऊष्मा को अवशोषित करता है। पेड़ पौधों की पत्तियां बहुत ज़्यादा धूप में भी नहीं जलती हैं। तो स्टूडेंट्स, क्या होता है, जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उतनी ऊष्मा तो पत्तियां ग्रहण कर लेती हैं और जितनी ऊष्मा की आवश्यकता नहीं होती है उस ऊष्मा को मैग्नीशियम अवशोषित कर लेता है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की वजह से पत्तियां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती हैं, जिससे पौधों के लिए भोजन बनता है। पत्तियां प्रकाश संश्लेषण क्रिया किसकी वजह से करती हैं? क्लोरोफिल की वजह से करती हैं और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करती हैं, और इसी से पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा समझते हैं। 6CO2 + 6H2O प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की वजह से C6H12O6 + 6O2 + 6H2O। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, जड़ों के माध्यम से पानी को अवशोषित करते हैं। प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की वजह से C6H12O6 ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। इसके साथ ही ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। इसके साथ ही पानी का भी निर्माण करते हैं और पानी को पत्तियों के माध्यम से बाहर निकाल देते हैं। स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस रंग में होती है? तो लाल रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है। सूर्य की किरण प्रिज्म से गुजारी जाती है तो वो 7 रंगों में विभाजित हो जाती है, जिसको विबग्योर कहते हैं, और उसी में लाल रंग में सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। पत्तियों में जल जाइलम नलिका द्वारा तथा पत्तियों से ग्लूकोज पूरे पौधे में फ्लोएम नलिका द्वारा पहुँचता है। जी हाँ स्टूडेंट्स, आप लोग जानते होंगे कि पानी तो पेड़ पौधों की जड़ों में लगाते हैं, तो ये पत्तियों में कैसे पहुंच जाता है? तो पत्तियों तक जाइलम नलिका लेके जाती है। पत्तियों में जो ग्लूकोज के रूप में भोजन बनता है उस भोजन को पूरे पेड़ तक फ्लोएम नलिका ले जाती हैं। नंबर 2 है ल्यूकोप्लास्ट, जिसको हिंदी में अवर्डी लवक कहते हैं। यह जड़ों एवं तनों में पाया जाता है। जी हाँ स्टूडेंट्स, ल्यूकोप्लास्ट जड़ों एवं तनों में पाया जाता है। इसका कार्य
भोजन को संग्रह करना होता है। जी हाँ स्टूडेंट्स, जैसा कि क्लोरोप्लास्ट भोजन बनाने का काम करता है, वैसे ही ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है, तो ल्यूकोप्लास्ट भोजन को संग्रह करता है, अर्थात भोजन को संचित करने का कार्य करता है। पादपों में भोजन स्टार्च के रूप में जड़ों में संग्रह होता है। नंबर 3 है क्रोमोप्लास्ट, जिसको हिंदी में वर्णी लवक कहते हैं। इसके कारण ही फल फूल में रंग आते हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, आप लोग जानते होंगे फलों में लाल हरे पीले रंग आते हैं, वो किसके कारण आते हैं, तो क्रोमोप्लास्ट की वजह से आते हैं। गाजर में लाल रंग कैरोटीन की वजह से आता है। टमाटर का लाल रंग ल्यूकोपेन की वजह से आता है। सूरजमुखी का पीला रंग ज़ैंथोफिल की वजह से आता है। चुकंदर का रंग विटामिन के कारण आता है। अगला कोशिकांग केंद्रक, जिसे न्यूक्लियस कहते हैं, इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की। ये कोशिका का मस्तिष्क कहलाता है। ये कोशिका का मस्तिष्क कहलाता है। यह कोशिका का सबसे बड़ा भाग होता है। जी हाँ स्टूडेंट्स, जैसा कि बताए थे हम, कोशिका का सबसे बड़ा भाग केंद्रक होता है, दूसरा सबसे बड़ा भाग माइटोकॉन्ड्रिया होता है, सबसे छोटा भाग राइबोसोम होता है। इसे कोशिका का प्रबंधक मैनेजर भी कहते हैं। अच्छा, प्रबंधक या मैनेजर क्यों कहते हैं इसे, तो ये सभी कोशिका के अंगों को डायरेक्ट करता है। इसमें डीएनए एवं आरएनए न्यूक्लिक अम्ल के रूप में प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। जैसा कि आपको बताया था स्टूडेंट, डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाए जाते हैं, आरएनए जीव द्रव्य में भी पाए जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से डीएनए और आरएनए केंद्रक में पाए जाते हैं। आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन पूछा जाता है कि केंद्रक किस में नहीं होता है, तो रेड ब्लड सेल में केंद्रक नहीं होता है। स्टूडेंट्स, डीएनए के बारे में जानते हैं। डीएनए का पूरा नाम क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है, तो डीएनए का पूरा नाम डाईऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। इसकी संरचना के बारे में स्टूडेंट्स, इसकी संरचना के बारे में वाटसन एवं क्रिक ने बताया। इसकी संरचना द्विकुंडलीय होती है। तो द्विकुंडलीय क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये रचना जो बनी हुई है, ये संरचना जो बनी हुई है वो द्विकुंडलीय संरचना है, अर्थात दो रस्सियों की तरह। इसको द्विकुंडलीय संरचना कहते हैं। इसे आनुवांशिक पदार्थ कहते हैं। जी स्टूडेंट्स, डीएनए को क्या कहते हैं, तो डीएनए को आनुवांशिक पदार्थ कहते हैं, क्योंकि इसके ऊपर क्रोमोसोम को हिंदी में गुणसूत्र कहते हैं, क्योंकि इसके ऊपर क्रोमोसोम पाए जाते हैं। क्रोमोसोम को हिंदी में गुणसूत्र कहते हैं। गुणसूत्र में आनुवांशिक पदार्थ जीनोम होता है, जिसे जीन भी कहते हैं, जो लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित करवाता है। जी हाँ स्टूडेंट्स, पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों को संचरित कौन करवाता है, तो जीनोम करवाता है। इसको जीन भी बोलते हैं। और ये किसके ऊपर लगे होते हैं, ये गुणसूत्रों के ऊपर लगे होते हैं, अर्थात क्रोमोसोम के ऊपर लगे होते हैं। क्रोमोसोम किसके ऊपर होते हैं, तो क्रोमोसोम डीएनए के ऊपर होते हैं। इसलिए स्टूडेंट्स, डीएनए को या क्रोमोसोम को या जीन को आनुवांशिक पदार्थ कहते हैं। आनुवांशिकी के बारे में सर्वप्रथम ग्रेगर जॉन मेंडल ने बताया, इसलिए इन्हें आनुवांशिकी का जनक कहते हैं। जनक कहते हैं या पिता कहते हैं या फादर कहते हैं, एक ही बात होती है स्टूडेंट्स। मेंडल ने आनुवांशिकी का प्रयोग सर्वप्रथम मटर के पौधे पर किया, दूसरी बार गेहूं के पौधे पर किया। डीएनए में जो गुणसूत्र होते हैं, तो डीएनए के गुणसूत्र कोशिका विभाजन के समय दिखते हैं और ये पेयर में पाए जाते हैं, अर्थात जोड़ी में पाए जाते हैं। मनुष्य में 23 जोड़ी अर्थात 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। गुणसूत्र के प्रकार, गुणसूत्र 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 ऑटोसोम, नंबर 2 ओलोसोम। ऑटोसोम 22 पेयर होते हैं, ओलोसोम 1 पेयर होते हैं। ऑटोसोम जो 22 पेयर होते हैं अर्थात 44 होते हैं, ये लड़का एवं लड़की में समान होते हैं। ओलोसोम 1 पेयर जो होते हैं वो लड़का लड़की में अलग अलग होते हैं। लड़के में क्रोमोसोम XY होते हैं, लड़की में क्रोमोसोम XX होते हैं। जब क्रोमोसोम XX मिल जाता है तो बेबी के रूप में लड़की पैदा होती है, और क्रोमोसोम XY मिल जाते हैं तो बेबी के रूप में लड़का पैदा होता है। स्टूडेंट्स, नोट में कुछ बताया गया है। सबसे कम गुणसूत्र किस में होते हैं, तो सबसे कम गुणसूत्र मटर के पौधे में होते हैं, 7 जोड़ी होते हैं। सबसे ज़्यादा गुणसूत्र किस में होते हैं, तो सबसे ज़्यादा हाथी में होते हैं, हाथी में 88 जोड़ी होते हैं। उसके बाद मच्छर में 21 जोड़ी होते हैं, बिल्ली में 19 जोड़ी होते हैं, मटर में 12 जोड़ी होते हैं, चिंपैंजी में 24 जोड़ी होते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं, पूछ लिए जाते हैं कि किस में कितने गुणसूत्र होते हैं, इसलिए स्टूडेंट आपको थोड़ा याद रखना है इनको। तो स्टूडेंट एक बार फिर इसको जानते हैं। डीएनए का पूरा नाम डाईऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। इसकी संरचना के बारे में वाटसन एवं क्रिक ने बताया। इसकी संरचना द्विकुंडलीय होती है। इसे आनुवांशिक पदार्थ कहते हैं, अर्थात डीएनए को
आनुवांशिक पदार्थ कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके ऊपर क्रोमोसोम गुणसूत्र पाए जाते हैं। गुणसूत्र में आनुवांशिक पदार्थ जीनोम पाया जाता है, जो लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित करवाता है। स्टूडेंट ध्यान रखना, जीनोम जो होता है वो लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित करवाता है, और जीनोम क्रोमोसोम पर होते हैं और क्रोमोसोम डीएनए के ऊपर होते हैं। इसी को आनुवांशिकी कहते हैं। इसके बारे में सर्वप्रथम ग्रेगर जेन मॉन्डेल ने बताया। गुणसूत्र कब दिखते हैं? तो स्टूडेंट गुणसूत्र कोशिका के विभाजन के समय ही दिखते हैं। नॉर्मल कंडीशन में गुणसूत्र बिल्कुल नहीं दिखते हैं, और ये मनुष्यों में 23 जोड़ी होते हैं, अर्थात 46 गुणसूत्र मनुष्यों में होते हैं। गुणसूत्र के प्रकार कितने होते हैं? तो गुणसूत्र के प्रकार 2 होते हैं। नंबर 1 ऑटोसोम होता है, नंबर 2 ओलोसोम होता है। ऑटोसोम में 22 पेयर होते हैं, अर्थात 44 होते हैं, और ये लड़का लड़की में समान होते हैं। ओलोसोम में 1 पेयर होते हैं, अर्थात 2 होते हैं, और ये दोनों लड़का लड़की में अलग अलग होते हैं। लड़के में अर्थात मेल में X और Y होते हैं, लड़की में अर्थात फीमेल में X और X होते हैं। जब गुणसूत्र XX मिलते हैं तो बेटी का जन्म होता है, और XY मिलते हैं तो बेटे का जन्म होता है। आरएनए का पूरा नाम राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। इसकी संरचना एक कुंडलीय होती है। इसके बारे में फ्रेडरिक मिश्र ने बताया था। जैसे कि स्टूडेंट डीएनए के बारे में वाटसन एवं क्रिक ने बताया था, वैसे ही आरएनए की संरचना के बारे में फ्रेडरिक मिश्र ने बताया था। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, यह कोशिका द्रव्य में ही पाया जाता है। अर्थात स्टूडेंट जैसे डीएनए एवं आरएनए मुख्य रूप से तो केंद्रक में पाए जाते हैं, लेकिन केंद्रक के साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए जैसे पाया जाता है, वैसे ही आरएनए कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। आरएनए 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 mRNA, नंबर 2 tRNA, नंबर 3 rRNA। mRNA का मतलब होता है मैसेंजर आरएनए, tRNA का मतलब होता है ट्रांसफर आरएनए, rRNA का मतलब होता है राइबोज आरएनए। इनमें से इम्पोर्टेंट राइबोज आरएनए होता है। स्टूडेंट्स जैसे एक कुंडलीय संरचना के बारे में बताया था, तो एक कुंडलीय संरचना का मतलब होता है एक रस्सी की तरह। इस तरीके का चित्र जो दिख रहा है ये एक कुंडलीय होता है। आरएनए का कार्य प्रोटीन बनाना होता है। प्रोटीन 20 प्रकार के एमिनो अम्ल से मिलकर बनी होती है। तो स्टूडेंट्स एमिनो अम्ल क्या होते हैं? एमिनो अम्ल प्रोटीन का छोटा स्वरूप होता है। 20 प्रकार के एमिनो अम्ल को मिलाकर प्रोटीन का निर्माण होता है, जिसमें से 10 एमिनो अम्ल तो हम भोजन से प्राप्त करते हैं और 10 एमिनो अम्ल को शरीर स्वतः निर्माण करता है। 10 एमिनो अम्ल भोजन से प्राप्त होते हैं। जैसे ही हम भोजन करते हैं वैसे ही mRNA को पता लग जाता है एमिनो अम्ल आ गए हैं। mRNA मतलब मैसेंजर आरएनए एमिनो अम्ल की जानकारी tRNA को देता है। tRNA तुरंत वहाँ से उठा के एमिनो अम्ल को rRNA के पास पहुंचा देता है, और rRNA क्या करता है? वहां पर प्रोटीन का निर्माण कर देता है। इसी तरीके से उसके पास 20 एमिनो अम्ल हो जाते हैं और वो प्रोटीन का निर्माण कर देता है। स्टूडेंट्स ये कोशिका चैप्टर आपका पूरा हुआ। अगला एक छोटा सा टॉपिक कोशिका में और है, उसको सेल डिवीजन कहते हैं, अर्थात कोशिका का विभाजन कहते हैं। वो हम अगली वीडियो में लेके आएंगे। आई होप स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि दौड़वाणी की नई नई वीडियो आप तक पहुंच सकें।